नमस्कार दोस्तों, पुनः आज हम आचार्य श्री जयंत शर्मा जी के साथ अपनी ज्योतिषीय व्याख्या, जिसके हमने आप लोगों के साथ एक प्रकार से ये दृढ़ निश्चय लिया था कि हम इस श्रृंखला को निरंतर आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूर्ण करेंगे, जिससे न केवल ज्योतिषीय विद्यार्थियों को एवं आम जनमानस को भी, जिन्होंने ज्योतिष के विषय में भ्रांतियां पाली हुई हैं, जैसे कि पूर्व व्याख्यान के अंदर आचार्य ने कहा था कि उनका ज्योतिष के अंदर प्रवेश इस कारण से हुआ या जिज्ञासा उनकी इस कारण से उत्पन्न हुई कि जो एक शिक्षित समाज ब्राह्मण समाज के ऊपर ज्योतिष की क्षीण जानकारियां या भ्रामक जानकारियों के कारण से जो वो समाज को प्रदान कर रहे हैं, उसके कारण से वो एक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। तो आचार्य श्री ने उसी के ऊपर एक बहुत ही विश्लेषणात्मक तर्कपूर्ण माध्यम से ज्योतिष की यात्रा आरंभ करी। जितनी हमारी आयु उससे ज़्यादा उनका अनुभव। आज हम पुनः उन्हीं के साथ उपस्थित हो रहे हैं, और चूंकि एक ज्योतिष के पास व्यक्ति क्यों जाए, या ये समझना चाहिए कि एक ज्योतिषी के लिए एक आम व्यक्ति ये कैसे निर्धारित करे कि यही ज्योतिषी या यही ज्योतिषाचार्य या यही ज्योतिषविद मेरे लिए उपयुक्त रहेंगे, उसके बारे में भी चर्चा के बीच में व्याख्यान आरंभ करेंगे। मैं आपका पुनः परिचय आचार्य श्री जयंत शर्मा जी के साथ एवं एक उदाहरण जन्मांग कुंडली को लेके आज इस व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। सर प्रणाम। सर, पिछली कक्षा में पिछले व्याख्यान के अंदर जो हमने आपसे जितनी भी बातचीत आरंभ करी, उसका रुझान काफ़ी अत्यधिक अच्छा आया, और लोग इस बात के लिए, शिष्य इस बात के लिए बहुत जिज्ञासु भी हैं कि ये जो ज्योतिष का एक अनभिज्ञ पहलू है, छुपा हुआ अदृश्य पहलू है, उसको जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। क्योंकि हमारे पोर्टल के अंदर दो प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, एक वो जो कि आम जनमानस है और एक वो जो ज्योतिष के अंदर रुचि रखते हैं। मूलतः जो ज्योतिष के ऊपर रुचि रखते हैं, उन आज का विषय उन विद्यार्थियों के लिए प्राथमिकता से, और जो ज्योतिष के बारे में अपनी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, उनके बारे में परोक्ष रूप से इस चर्चा को आपके साथ आरंभ करेंगे। आज का जो विषय है उसी के ऊपर सीधा आते हुए हम प्रश्नावली आरंभ करते हैं कि सर, जब आपके पास कोई व्यक्ति अपनी कुंडली, या किसी देवज्ञ के पास जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली विवेचना के लिए आता है, तो आपके सम्मुख उस कुंडली के अंदर प्रवेश करने का प्रथम जो निर्णय लिया जाता है, पग बढ़ाया जाता है किसी भी कुंडली के अंदर, हाउ टू एंटर दी इन हॉरोस्कोप, वो आप कैसे उसका निर्धारण करते हैं? क्या संपूर्ण कुंडली को देखते हैं और फिर उस चर्चा को आरंभ करते हैं, या जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उससे आरंभ करते हैं? तो आप ये बताइए कि जब आपके सम्मुख कोई भी कुंडली आती है, क्योंकि मेरा ज्योतिषीय अनुभव तो आपके साथ में बहुत रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कैसे इसे बताऊं, तो आप अपने श्रीमुख से बताइए कि जब भी कोई जन्मांग आपके सामने आया, कोई कुंडली आपके सामने आई, तो आप उसके अंदर प्रवेश कैसे करते हैं? आपका सवाल यह है कि मैं कैसे प्रवेश करता हूं जब कोई आदमी अपनी जन्म कुंडली लेकर के मेरे पास आता है। सबसे पहले जो हमारा जो ज़रूरी है वो ये है कि हम ये देखें जो हॉरोस्कोप हमारे सामने दी गई है, जो कुंडली दी गई है, हम उसकी सत्यता को प्रमाणित करें। कई बार ऐसा होता है कि आदमी कुंडली जो लाया है वो कुंडली उसकी है ही नहीं, और प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो वो गलत जाएगी। और जब उसकी सत्यता प्रमाणित करने की बात आती है, तो मेरे अपने विचार में जो आदमी के जीवन में उस समय या उस समय के आसपास जब वो आया आपके पास, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर हाथ डाला जाए और उससे पूछा जाए कि भाई आपको इस समय ऐसा कुछ चल रहा है क्या।
तो उससे अगर ये होगा कि अगर वो उसका कहता है कि हाँ मुझे ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब कुंडली उसकी सही है। नहीं तो ये कई बार ये होता है कि कुंडली का टाइम जो होता है, मुझे एक बहुत पहले एक चार्ट आया कि जिसमें कि एक पेज का जो टेबल जो टाइप होता था वो होता था, तो उसमें जो समय लिखा पंडित जी ने वो था शाम को 7:30 बजे करीब। उससे जो मिलाएगा तो वो इवेंट्स नहीं है। लेकिन जब आपने जब उसी टेबल में नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक बना तो घड़ी बनी होती है और उसमें सुइयों से लगा करते हैं, तो वहाँ कुछ टाइम का होता है। तो मैंने उस टाइम से देखा तो वो टाइम था 4:30 बजे का सुबह का। तो 4:30 बजे की जब कुंडली बनाई गई तो उस वक्त वो कुंडली उसके बराबर मिलती चली गई। तो पंडित जी का क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने जो टाइम की वो जो नीचे टाइम कुछ और दिया था, ऊपर का टाइम कुछ और था। जो रियल टाइम था वो था जो घड़ी में घड़ी के माध्यम से दिखलाया गया था उसमें, तो उससे कैलकुलेशन उसकी सही आई हमारी। उससे पहले तो मैं भी ये सोच रहा था कि जब ये कुंडली इसका कोई भी चीज़ इसका स्ट्राइक नहीं होती, कुंडली नहीं, और जब कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं होती, इवेंट स्ट्राइक नहीं होती है, तो मैं ये कह दिया करता हूँ भाई कुंडली में स्ट्राइक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई लोचा है। तो सबसे पहले जो देखना तो हमें देखना होता है कि कुंडली जो हमारे सामने रखी है वो कुंडली सही है भी या नहीं, और उसका सबसे बड़ा माध्यम यही होता है। 2 जीवंत उदाहरण मैंने पूर्व कक्षाओं में आपके साथ पढ़े भी हैं, आपके माध्यम से उनकी शिक्षा भी ली है। यदि आपको संज्ञान में हो तो एक हमारे अनुज नामक एक सहपाठी थे, तो उन्होंने एक जन्मांक की विवेचना विवरण उन्होंने दिया। आप थोड़ी देर तक उस जन्मांक को देखते रहे तो आपने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दत्तक पुत्र योग है, इज द चाइल्ड इज ए अडॉप्टेड चाइल्ड। और हम सब कक्षा में बैठे हुए थे और सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, और आपने कहा कि पहले इसको हम निर्णय ले लें, इसको इनसे कंफर्म कर लें। तो जो हमारे सहपाठी थे उन्होंने कहा हाँ ये एक दत्तक पुत्र हैं, इनको एडॉप्टेड किया गया है। तो ये आपकी जो अद्भुत कला है, ये सच में ही जन्मांक का परीक्षण ही है कि जिस जातक की कुंडली हमारे सामने आई है ये वही कुंडली है जिसको वो दिखाना चाहता है। दूसरा एक उदाहरण मुझे और याद है मेरी स्मृति में, एक जन्मांग आपके सम्मुख रखा गया, तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो स्वघात किया है या अपने ऊपर कोई नुकसान किया है। आप ये बताइए ये है भी या ये नहीं है। उस वक्त भी पूरी कक्षा के अंदर ऐसा ही एक दूसरे के चेहरे को देखते रह गए और उन्होंने इस बात को स्वीकृत किया कि हाँ ये एक सुसाइडल कॉम्बिनेशन जो है उसमें नज़र आता है। तो ये जो अभी आपने कहा कि जो जन्मांग आपके सम्मुख आया है, तो उससे निर्धारित करें कि क्या वो जन्मांग वही है जिसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं या वो जन्मांग नहीं है। आपकी बात से एक सीधा सीधा संकेत मिलता है कि किसी भी निपुण ज्योतिषाचार्य को, ज्योतिषविद को पहले जन्मांग को ये देख लें कि क्या वो जन्मांग वही है जिसको वो देख रहे हैं। इसका दूसरा छुपा हुआ संकेत ये है कि जो वर्तमान में जो उसके साथ घटनाएं घट रही हैं वही घटनाएं उसके जन्मांग में लिखी हुई हैं। यदि वो घटनाओं में समय और साल, माह, दिवस, यद्यपि मैंने देखा आपके साथ आप तो दिनों तक में उसको निर्धारित करते हैं कि इस दिन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मूलतः प्रश्न का विषय है। लेकिन फिर भी लगभग सप्ताह के अंदर अंदर ये इवेंट, ये घटना घटित होनी चाहिए थी, और आप कहते हैं कि शायद इसके जन्म के अंदर 2 मिनट 4 मिनट का अंतर नज़र आ रहा है। तो ये जो आपने हमारे दर्शकों के सामने बात रखी उसके लिए आपका साधुवाद। अगले प्रश्न पे शुरुआत करते हैं आचार्य श्री। आपके सम्मुख, क्योंकि इतना जीवन का आपका ज्योतिषीय अनुभव है जितने की हमारी आयु नहीं है, तो क्या
जब आपके सामने बड़े विषम और कठिन परिस्थिति के प्रश्न या घटनाएं दिखाई देती हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में इनके साथ ये दुर्घटना घटना घटित हो सकती है, तो एक ज्योतिषाचार्य को किस प्रकार से, एक ज्योतिषविद को, ये मैं नए ज्योतिषविदों के लिए भी और आपका जो अनुभव है उसके साथ भी मैं लोगों को इसमें साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनको जो, मुझे तो यद्यपि इसके बारे में काफ़ी आपके बातचीत के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि कैसे दुष्कर कठिन परिस्थितियों को, दुर्गम घटनाओं को भी सहज रूप में किस प्रकार से उसको बताया जाता है। तो एक ज्योतिषाचार्य को या आपके सम्मुख अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उस समय आप जब दुर्गम घटनाएं आने वाले समय में घट रही होती हैं तो आप उन्हें किस प्रकार से रखते हैं या ज्योतिषाचार्यों को किस प्रकार से रखनी चाहिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा हम किसी बात को कहने से बच सकते हैं, लेकिन किसी घटना को घटित होने से रोक नहीं सकते। आमतौर से ये कहा जाता है कि ज्योतिषी को बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें ये है कि ज्योतिष को अगर बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए तो मैं समझता हूँ ज्योतिषी का काम जो है वो सिर्फ जन्म कुंडली पढ़ना होता है। वो ना अपनी तरफ से अच्छा बोलेगा ना उसकी तरफ से बुरा बोलेगा, क्योंकि मैं आमतौर से ये कहा करता हूँ कि जब तक ज्योतिष बोलेगा बात सही निकलेगी। जब ज्योतिष के बजाय ज्योतिषी बोलना शुरू करेगा तो वहाँ गलती होगी। तो जहाँ तक कोशिश हो सके हमें अपने ज्योतिष को बोलने देना चाहिए, ज्योतिषी को जहाँ तक हो सके खामोश रखना चाहिए। ये एक चीज़ है। उसका ये भी है कि मान लीजिए कि किसी का आया जिसमें हम ये कह सकते उसके पास टाइम बड़ा आने वाला समय कठिन नजर, आने वाला कठिन नहीं। मेरे पास मुझे याद है एक साहब आए और उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा। उनका भाई कहीं चला गया था और उसका पता नहीं था 2-3 दिन से। तो 2-3 दिन से पता नहीं था, तो मैंने कहा कि भाई तुम इसके बारे में पूछ रहे हो, ये तो मुझे लगता है कि ही इज डेड। उनके साथ दूसरे जो आए थे बोले कि नहीं साहब ये आप ही कह रहे हैं कि ये डेड है, लेकिन लोग बाग जो है घर नारियल दान करा रहे हैं कि वो आ जाएगा या आ जाएगा। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है करो, लेकिन पैसे की बेकार है, वो जिंदा नहीं है। और शाम को मेरे पास टेलीफोन आ गया कि हाँ वो जिंदा नहीं है, वो मर गया था। अद्भुत। तो ये जो चीज़ है कि अब आदमी जो मर चुका है हमें तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मर चुका है। अब उसको ये कह दे कि वो वापस आएगा तो वो ज्योतिष गलत है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ज्योतिषी को तो हर तरह से गाली खानी होती है। या तो वो अपने आप को गाली दिलवा ले या सब्जेक्ट को गाली दिलवा ले, ज्योतिष को गाली दिलवा ले। अगर हमारी प्रेडिक्शन किसी को बुरी लगी है तो हमें गाली दे देगा, लेकिन अगर हमारी प्रेडिक्शन गलत निकलेगी, जो हम बोलेंगे कुछ और होगा कुछ, तो ज्योतिष को गाली मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ज्योतिष को गाली जानने से पहले गाली मुझे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, आपको तो आचार्य श्री कोई अपशब्द क्यों कहेंगे, लेकिन नहीं, वो बहुत से लोग करते हैं जी। जैसे कि पिछली बार ही कहा था कि वो जिक्र करा था कि किसी को मैंने कहा था कि उन्होंने चार्ट दिया था, मैंने कहा कि हमारा ये इसका चार्ट को रीड ही नहीं कर पाया यहाँ तक ये, और ये पता नहीं चार्ट सही भी है नहीं है। तो 75-80 साल की महिला का चार्ट था। मैंने कहा देखिए अगर ये चार्ट सही है तो आने वाले 15-20 दिन में इसकी टांग में चोट आएगी, फ्रैक्चर आएगा। और तो जब फ्रैक्चर हुआ तो उनका टेलीफोन मेरे घर आया तो उन्होंने सीधा कहा, बोला शर्मा जी मैं असरानी बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ असरानी साहब का ही है। बोला उनकी टांग टूट गई है।
अब उनको तो जैसे उन्होंने कहा टांग टूट गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि टांग मैंने तोड़ी है। आश्चर्यजनक। नहीं सर, आप तो क्यों किसी की टांग तोड़ेंगे? नहीं, उनका ये था कि साहब ये ज्योतिषी ने कर दिया ये, तो ऐसा नहीं है। अब तो हमें जो है वहाँ ये करना पड़ेगा ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी को ढाढ़स भी बनाना होता है जी। तो ये उपाय वगैरह जहाँ तक है ये जो करते हैं लोग वकील जाते हैं। अब मेरी अपनी लड़की का ही केस था, शादी के लिए उसके लिए बहुत हम टाइम से फिर रहे थे और 1997 से लोग कहते थे शादी इसकी अब होगी अब होगी अब होगी अब होगी अब होगी। तो जब मेरे साथ जो बात होती थी मैंने कहा इसकी शादी मुझे मैं जून नवंबर मई 2005 मैं वहाँ तक ये एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर उससे बाद में होगा तब मैं सोचूंगा कि है क्या। तो उसकी शादी मई 2005 में हुई। हालांकि उसकी माँ जो है दूसरे ज्योतिषी के पास ले गई और उनसे उनके कहने से उन्होंने उपाय भी कराए, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा आन का सिद्ध। मैं यही कहावत आपके साथ साझा करना चाह रहा था। भी यही है कि मूलतः ज्योतिष के परिवार के अंदर जो उनको बहुत ही सरल हृदय से ले लिया जाता है कि हमें क्या बताएंगे, यद्यपि उनके बाहर का समाज उनकी योग्यताओं को, निपुणताओं को और उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी आपने एक कहा कि एक व्यक्ति आपके पास किसी को लेके आए, किसी सज्जन को लेके आए और आपने कहा कि ऐसा लगता है इनके जो भाई हैं वो अभी नहीं है। तो क्या सर ज्योतिष के जो प्रश्न के या जो जन्मांक कुंडली के जो नियम है, क्या वो ये लगभग ऐसा बताने के लिए सक्षम है कि वर्तमान स्थिति में वो व्यक्ति अपना जीवन काल पूर्ण कर चुका है या वो व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट चुकी है? प्रश्न कुंडली में तो ये देखा गया है और उसका निश्चित रूप से मैंने कई केसेस में बिल्कुल ये देखा गया है कि जो कॉम्बिनेशन है, जो अगर हम उस कॉम्बिनेशन को, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रश्न के लिए मैं जो हूँ ताजिक सिस्टम को इस्तेमाल करता हूँ और ताजिक सिस्टम जो सारा वो योगों पर आधारित है। ताजिक सिस्टम इसलिए यूज़ करता हूँ कि वो हमारे समयबद्ध कर सकता है घटनाओं को, तो उस हिसाब से ये होता है। तो वहाँ ये ज़्यादा एक नहीं कई केसेस में ऐसे कई बार एक बार ऐसा हुआ कि एक साहब मेरे पास किसी को लाए, तो वो बैठे थे, मेरी पीठ उनकी तरफ थी, मैं कंप्यूटर पे काम करता वो देख रहा था। तो उनके भाई गया हुआ था, भाई कहीं चला गया था। तो मैंने देखते प्रश्न लगाते ये कहा कि आप जो भाई के लिए कह रहे हैं, भाई के निश्चित रहिए भाई आपका जिंदा है, वो जो है बिल्कुल सेफ है और ऐसा लगता है कि व्यापार में उससे कुछ लॉसेज हुए हैं, शायद उसकी वजह से परेशान होकर के वो गया है और वो आ जाएंगे। और जैसे ही मैंने पीठ मोड़ करके उनकी तरफ देखा तो वो श्रीमान जी रो रहे थे। तो मैंने कहा ये रो क्यों रहे हैं, जो बराबर वाले से पूछा, मैंने कहा ये रो क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा एम्बेरस फील करा, मैंने भी है। तो उन्होंने कहा कि साहब आपने तो कहा कि भाई जिंदा है, लेकिन और जो चीज उन्होंने बताते वो कह दिया कि इनके भाई जो मर चुके हैं, वो आएंगे नहीं। तो कुछ दिन बाद जो है उसके भाई वापस आ गए। तो ये भी है, ये होता है कि आदमी दूसरे ज्योतिषियों से पूछ कर आता है और वो उनकी भी राय उसके दिमाग में होती है। तो कई बार वो लगता है कि हम पता नहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वो शक मामले में जाता है वो। लेकिन हम जो है सिर्फ एक ये बतला सकते हैं कि क्या होने की संभावना है, लेकिन लोग हमसे जो है परिणाम एक्सपेक्ट करते हैं, परिणाम की चीज अगर, तो परिणाम तो केवल समय ही दे सकता है। जब ये कहा गया है कि लेकर के वहां पर ये आदमी इस समय में आएगा, तो उस समय से पहले तो नहीं आएगा, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। अद्भुत। तो जब समय आएगा तो तब उस वक्त पता लगेगा कि हमारी बात सही थी या गलत थी। हमारा जो सबसे प्रथम प्रश्न था उसी के अंदर जो अब जो वर्तमान में आपने दो बातें कही, उनसे बहुत ही स्पष्ट हो गया कि एक ज्योतिषी को, एक ज्योतिषविद को, एक ज्योतिषाचार्य को तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, विषम परिस्थिति में भी अपने आप को सामंजस्य बना के रखना चाहिए। एक घटना आपने कही कि एक व्यक्ति का भाई नहीं रहा है और दृढ़ता से कहा, ज्योतिष के नियमों के आधार पे कहा, और एक
परिस्थिति में आपने कहा कि ये वापस आएंगे, तो ये अपने आप में एक आपकी तटस्थता, निपुणता और एक प्रकार से सामंजस्य बिठाने की कलाएं जो हमने आपके सानिध्य में सीखी। आचार्य जी, इससे आगे हम जो प्रश्नावली आपके सामने रखेंगे उसके बारे में वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि एक जन्मांग के अंदर न केवल व्यक्ति विशेष के लिए अपितु उसके समग्र परिवार की घटनाएं भी उसमें छुपी हुई होती हैं। मूलतः तो व्यक्ति विशेष अपने प्रश्नों के ऊपर केंद्रित रहता है। क्या हमें, यदि हमारे सामने वो जन्मांग आया हुआ है या नए ज्योतिष छात्रों के सामने वो जन्मांग आया हुआ है, तो क्या अन्य घटनाओं के ऊपर भी उसको दृश्यमान होना चाहिए या उनको केवल केंद्रित होना चाहिए व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के या उस वक्त की जो समस्या चल रही है, उस समय की समस्या चल रही है उनके ऊपर? आपका अनुभव क्या कहता है, आप इस बारे में थोड़ा बताइए। मैं जब आई क्लास में पढ़ाता था तो डिटेक्टिव को छठा पेपर होता था, तो डिटेक्टिव कराता था, मैं प्रैक्टिकल कराता था। तो एक दिन मैं क्लास में गया तो मेरे आदत ये होती है कि मैं ये पूछता था हमेशा कि भाई जो मैंने पिछली बार कराया है वो आपको उसमें कुछ सवाल पूछना हो तो पहले वो सवाल पूछिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जी। तो मेरे से स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि साहब ये आप जब हमें कराते हैं कोई चीज़ तो यहाँ पे हमें समझ में आते हैं, लेकिन घर में जाकर कुछ नहीं लगता है, वो लगता ही नहीं है जो आप बताते हैं। तो मैंने कहा ये तुम थ्योरेटिकली कह रहे हो या कोई चार्ट तुम्हारे दिमाग में है? तो बोले जी हमारे चार्ट दिमाग में है, उसमें वो चीज़ नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा चार्ट लगाओ। चार्ट लगाया गया, तो चार्ट लगाया गया तो वो था उसमें 10th हाउस इफेक्ट हो रहा था, 2nd हाउस इफेक्ट हो रहा था, और जो है ये जन्म कुंडली की बात कह रहा हूँ, 10th हाउस और 5th हाउस इफेक्ट हो रहा था, और कहीं कोई मूवमेंट का सवाल था। तो मैंने कहा ये चार्ट किसका है, लेडी का या जेंट का? तो उन्होंने कहा लेडी का चार्ट है। मैंने कहा कुछ करती है? बोले जी हाँ जी एक टीचर है। तो मैंने कहा देखिए यहाँ ये देखिए कि 2nd लॉर्ड यहाँ पर ये है, ये कुंभा, 5th लॉर्ड ये आपका ये बच्चे, 10th लॉर्ड ये इनका। तो इसके प्रोफेशन, इसका मतलब ये है कि इनके प्रोफेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इनका परिवार और इनके बच्चे दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। तो सीधा मतलब मुझे लगता है कि शायद इनका कोई ट्रांसफर ऐसा हो रहा है, ट्रांसफर जिसमें ये जाना नहीं चाहती। बोला हाँ जी बिल्कुल ये था। तो मैंने कहा इस बार सीधी सीधी आ रही है, तो उसमें कहाँ से नहीं लगने का सवाल था ये। तो उसका हम उसको हिसाब से उसको लगाएंगे। जब तक हम जैसे मैंने पहले कहा कि पहले मैं जो आदमी आता है उससे जो उसकी वर्तमान जो घटनाएं होती है उसके बारे में बात करता हूँ। तो बात कैसे करें, जब हम दशा सिस्टम देखते हैं, दशा का मतलब हम सिर्फ ये विंशोत्तरी नहीं है, दशा का मतलब कि क्या क्या कंडीशन आज प्रिवेल कर रही हैं, परिस्थितियां क्या प्रिवेल कर रही हैं, कंडीशंस एंड परिस्थिति, हम उसको देखेंगे। उसको देख करके हमें पता लगेगा कि ये आदमी जो है ये किस स्थिति से गुजरा है। मुझे याद आता है कि एक लड़की जो थी, हमारे स्टूडेंट होती थी, वो अपनी बहन को लेकर के एक बार मेरे पास आई, और बहन को लेकर के आई तो उस बहन को ये तो था, बड़ी बहन को, कि उसका आदमी उसको ठीक से जो है व्यवहार नहीं करता उसके साथ, उससे परेशान थी। तो जब चाय पी करके वो जो बड़ी बहन जो कप रखने गई नीचे, तो जो बहन जो हमारी स्टूडेंट थी, उससे मैंने कहा कि देख इसको ये बदला कि अपने हस्बैंड से ठीक से ट्रीट करें, क्योंकि इसके तो कुंडली में मध्य वैधवी योग है, इतनी शादी इसको चल कैसे गई। तो बोले कि जी ये क्या, मैंने कहा मध्य वैधवी से कहो बड़ी केयरफुल रहे इसमें। तो 2 महीने बाद जो है वो लड़की जो स्टूडेंट थी हमारी, वो बगैर अपॉइंटमेंट के, सितंबर का महीना था, दिन छिपे में वो आ गई जब लाइट चल गई थी सब। उसने आके क्या कहा बड़े जरा लज्जित होकर के कि साहब मुझे पता है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के आई हूँ तो आपको पसंद नहीं होता है,
लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी कि मुझे आना पड़ा। तो मैंने उससे बैठाया, मैंने कहा बात क्या है बता। तो उन्होंने कहा वो जो बहन मेरी आई थी जो आपसे पूछने के लिए, उसके हस्बैंड ने अपने आप को आग लगा दी है। तो बहन ने ही मुझे भेजा है कि जाकर के सर से पूछ के आओ कि अब इसमें क्या होगा। तो मैंने जब देखा लेकर, तो मैंने कहा बेटा जाकर तुम्हें उसकी शक्ल देखनी है तो जाकर शक्ल देख लो, वहाँ कुछ नहीं रखा। ईश्वर। तो अगर हम उस वक्त 2 महीने पहले अगर उसको ये हिंट नहीं देते कि मध्य वैधव योग का केस है ये, तो 2 महीने बाद ये घटना जो हुई थी उसमें आकर के वो आकर मुझसे पूछ सकती थी कि 2 महीने पहले मैं आपके पास आई थी और आपने कुछ इशारा भी नहीं दिया, कुछ आपको उस पर नजर नहीं आया, आपने हमें नहीं बताया। तो ये तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। आश्चर्यजनक भी है, अद्भुत भी है, और ये आपकी सत्यनिष्ठा भी है कि न केवल एक जन्म पत्रिका का जब विवेचन आप करते हैं तो व्यक्ति के बारे में, बल्कि उससे संबंधित समग्र परिवार की घटनाओं को भी आप सापेक्ष में लेते हैं और उसको बताते भी हैं कि इस क्षेत्र के ऊपर आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, अब ये व्यक्ति का भाग्य है कि वो उसको आपकी बात को कितना, इससे भी आगे की बात है। उसी लेडी का जैसे कि हस्बैंड ने अपने आप को जला करके आत्महत्या करी थी, उसी के माँ बाप जो उसकी कुंडली दिखाने मेरे पास 2 महीने बाद आए, पति के मरने के 2 महीने बाद। तो बोले जी अब इसका जीवन क्या होगा। तो वहाँ जो क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि हमारा काम कुंडली पढ़ना है, अपनी राय देना नहीं है। तो वो देख करके मुझे भी खुद ताज्जुब हुआ और मैं सोचता था कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने उनके माँ बाप को बताया, मैंने कहा साहब मुझे तो लगता है इस लड़की की अभी कुंडली में शादी होने वाली है और शायद ये महीने 2 महीने भी नहीं बीतेंगे, शादी इसकी हो जाएगी। जबकि हस्बैंड की डेथ हुए 2 महीने ही हुए थे। ये मुझे भी असंभव सा लग रहा था कि कम से कम साल भर 1.5 साल तो वो ठहरते ही हैं, लेकिन वो नहीं था। उसके 2 महीने बाद शादी हो गई। तो वहाँ कई बार क्या होता है कि गलती हमारे से क्या होती है कि जन्म कुंडली कुछ होती है और लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब मैंने जैसे भी कहा कि जब तक ज्योतिष बोलेगा तब तक बात सही होगी, जब ज्योतिषी बोलेगा तो बात गलत हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक। आचार्य श्री, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में ऐसा देखा जा रहा है कि ज्योतिषियों या ज्योतिषविद या ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, उपाय या परिहार, एक उपाय ही कहूँगा मैं इसको, उनके लिए एक प्रकार से जैसे एक औषधि लिखना या टोटका करना या फिर जो है प्रसाद बांटने जैसा हो गया है कि कोई भी आए तो कुछ तो उसको उपाय देना चाहिए। मेरा अपना निजी अनुभव तो ये रहा कि जब तक हमने आपके माध्यम से आपके साथ में शिक्षा ग्रहण करी, आज भी हम कई विषयों के ऊपर आपके साथ शोध साझा करते हैं और आप हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या देखना चाहिए। तो मूलतः आप उपायों के ऊपर जो नए आने वाले ज्योतिषविद हैं और या जो ज्योतिष कर रहे हैं उनका लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नए ज्योतिषविद जो बनेंगे तो वो क्या उपायों के बारे में आपका निजी अनुभव क्या है और उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जहाँ तक उपाय बताना तो बहुत आसान है, जन्म कुंडली में तो नहीं, लेकिन प्रश्न कुंडली में वो कॉम्बिनेशन आते हैं जहाँ तक ये बतलाया जाता है या देखा जा सकता है कि उपाय इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर। तो उपाय तो सब बता देंगे, इतना कितने लोगों को देखना आता है कि उपाय कामयाब होगा या नहीं होगा। कुछ चीजें होने वाली दृढ़ होती है, बिल्कुल वो तो होंगी, उसको टालना नहीं जा सकता। तो अगर उसमें, और दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा जीवन है, लोग कहते हैं कि हम उपाय करके ये करते हैं, हमारा जो भाग्य है, ऐसा कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि छठी के दिन जब बच्चा पैदा हो, छठी के दिन उसका भाग्य, बेमाता उसका भाग्य लिखती है, बिल्कुल विधाता भाग्य लिखते हैं। तो जब बच्चा 6 दिन का होता है वो तो तब लिखा जाता है, तो तब तक तो बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं करा होता है, वो तो पुराने कर्म पर होता है।
तो पुराने कर्म पर होता है तो नए कर्म जो है उसको कहां तक काट सकेंगे। जो हमारा जो बैंक में खाता है, कर्मों का खाता है, वो हमारे आज के कर्म उसमें जुड़ेंगे, लेकिन वो पता नहीं उसका कभी ये मिलेगा। अब महाभारत में जो था कि वो जब आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र ने ये सवाल किया था भगवान नारायण से, जब उन्होंने सारे कौरवों के मरने के बाद पांडवों को मिलाने धृतराष्ट्र के पास ले गए थे कि अब तुम्हारे ताऊ है, उनका सारा कुछ करना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो जैसे जैसे मिलते गए तो पहले भीमसेन, पहले अर्जुन से मिले, फिर युधिष्ठिर से मिले, फिर भीम से, और जब भीम से मिलने लगे तो भगवान कृष्ण एक पुतला ले गए थे लोहे का, उसको आगे कर दिया और जिसका जोर से जो कस के जो करा तो पुतला जो है लोहे का बिल्कुल चूर चूर हो गया जी। अब फिर वो रोया कि ये मैंने क्या करा है। तो उन्होंने कहा कि राजन भीम सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें पता था कि भीम ने उनके पुत्र को मारा था, जो उनका सबसे प्रिय पुत्र था दुर्योधन, जिस तो उसके प्रति उनका जो गुस्सा एक नेचुरल है, तो उन्होंने तो उसको आगे कर दिया। तो वहाँ क्या था कि वहाँ वो लोग गए, जा करके वहाँ सारा कर आके, तो वहाँ भी उनको ये देखा कि धृतराष्ट्र ने फिर एक सवाल किया कि कृष्ण आप तो नारायण हैं, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिस कर्म की वजह से ये है मेरे 100 के 100 पुत्रों की मेरे सामने मृत्यु हुई हो। तो भगवान ने कहा कि, बोले कि आपको नहीं पता, बोला 100 जन्मों को मैंने ऐसे उंगलियों पे गिरा, अपने 100 जन्म कर्मों को उंगलियों पे ऐसे गिना है कि मैं एक एक कर्म जानता हूँ। और ठंडे दिमाग से मैंने सोचा तो उसमें था कि ये ऐसे कोई कर्म नहीं मुझे मिला जिसमें उसकी सजा मिली। बोले 101वां जन्म क्यों नहीं याद? हम लोग सब एक ही रहेगा। आप अगर आप मेरे पास आए हैं तो मुझे वो याद रहेगा कि मैंने सुनील को 1 कप चाय पिलाई थी, मुझे ये याद नहीं रहेगा सुनील ने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो हमें अपना अच्छे काम तो याद रहेंगे, बुरे काम हमें याद नहीं रहते, सबके साथ ही है। तो उनका ये था कि हमारा जो सैकड़ों शास्त्र ये कहता है, किसी आदमी के जवान पुत्र की मृत्यु या किसी स्त्री भरी जवानी में विधवा होती है तो 1-2 जन्मों के नहीं, सैकड़ों जन्मों के घोर कर्म जब एक समय आकर के इकट्ठे हो जाते हैं तब ऐसी घटना होती है। बिल्कुल ठीक, सटीक, बिल्कुल, तब इतनी ऐसी घटना होती है। तो यहाँ पे 1-2 जन्मों का तो है ही नहीं, और वो जब इतने पुराने जन्मों को जो 100 साल 100 साल पहले का है तो हमें तो नहीं पता कि उनका क्या कॉम्बिनेशन ये है। तीसरी चीज ये होती है कि वहाँ मेरा अपना मानना ये होता है कि जब भगवान, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमारा एक एक क्षण जो है पूर्व निर्धारित है। तो मेरा ये मानना है कि जब कोई कर्म, जब कोई उपाय करना होता है तो उपाय भी वो अपने आप करा देता है। बिल्कुल सटीक, बहुत ही उपाय भी अपने आप। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरी लड़की की शादी के लिए जिसमें मैंने जिक्र किया कि सपना ने जब बताई थी, तो हम एक ग्रुप के साथ केदार जी, कपूर साहब, ये सब लेकर के हम यहाँ सालासर बालाजी गए थे। और वहाँ सालासर बालाजी में कपूर साहब ने सारे लोगों के साथ खड़े होकर, 50-60 लोगों के साथ खड़े होकर के वहाँ प्रार्थना की थी हनुमान जी महाराज से कि मेरी लड़की का कहीं से संबंध हो। 12 दिन नहीं गुजरे थे कि वहाँ उसका संबंध हो गया। अद्भुत हो गया। तो मैंने नहीं उपाय करा था, वो भगवान ने खुद उपाय कराया। बहुत ही सुंदर भगवान ने उपाय कराया। बहुत ही सुंदर। ऐसे ही जो हमारा कोई भी आदमी जो काम करता है अपने फायदे के लिए काम करता है, लाभ के लिए काम करता है, अपनी तरक्की के लिए काम करता है। लेकिन तरक्की के काम कर, लाभ के काम करते करते उससे नुकसान भी हो जाता है, हो जाएगा। तो वो तो उसने कभी नहीं चाहता, उसने कभी उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करी। अपने लाभ के लिए करता है, किंतु नुकसान और हानि भी होना उसमें संभव है। तो आदमी खुद फिर अपने आप ही फिर बाद में लोग कहते हैं कि तूने ये गलती करी थी, तूने, यानी जब वो कर रहा है तब उसको नहीं रोका,
लेकिन जब उसके ये था कि तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, उसके बर्बादी का अपना कारण हो गया। हमने ऐसे कई लोगों को देखा अपने जीवन में कि जो लोग जमीन से उठे, आसमान पर पहुंचे और फिर जमीन पर गिरे। तो मुझे बताइए कि आदमी में बुद्धि तो रोज रोज नहीं बदलती, और उसका को पागल तो नहीं हो जाता है कोई आदमी इस तरह से। तो वो क्या था कि वो आदमी जब ऊपर से उसने तरक्की करी तो उस पर सबने तारीफ करी कि साहब आदमी हो तो ऐसा हो, अपनी उन्नति के रास्ते इसने खुद खोजे। लेकिन जब वही आदमी जो है गलत काम करता, उससे नुकसान हो जाता है, तो लोग फिर कहते हैं कि इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये करा। हमारे इलाके की है कि कॉरपोरेशन का जो उसका आयुर्वेदिक एक औषधालय है हमारे यहाँ, तो सन 50 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं ये, कि वहाँ जो वैद्य जी होते थे वहाँ नौकरी छोड़ करके उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू करी। सरकार वैद्य नाम था उनका, प्रैक्टिस चालू करी। प्रैक्टिस चालू में उनका ये था कि वो रात को 11 बजे बैठते थे दवा खाने में, और उनके लेकर रात के 2 बजे तक 3 बजे तक पेशेंट बैठे होते थे। उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी जाए तो 3 दिन से पहले का अपॉइंटमेंट नहीं होता था। 1952 में ये आपके चरखी दादरी में उनकी कार मैंने खुद देखी थी। तो जबकि टेलीफोन वगैरह किसी किसी के होते थे, तो इतनी दूर तक वैद्य मरीजों को देखने जाते थे। तो जब तरक्की हुई तो वहाँ वैद्य हुई। लेकिन बाद में उस वैद्य का क्या हुआ, वैद्य को लेकर के रेस का शौक पड़ गया, और एक दिन पता लगा कि सरकार वैद्य के सारा दौलत जो है सारे एक रात में सब चला गया। घटनाएं पूर्व निर्धारित है। घटना पूर्व निर्धारित है। बहुत ही सुंदर। घटना पूर्व निर्धारित है। यदि उपाय भी लिखा है, परिहार भी लिखा है, तो वो भी पूर्व निर्धारित है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता दूं जी। मैं कोई भी जब आदमी मेरे पास मिलने के लिए आता है तो मैं पहले उसका प्रश्न लगाता हूँ। प्रश्न में ये देखा गया है कि जो आदमी आया है उसका जन्म लगन या उसका चंद्रमा प्रश्न लगन से या चंद्रमा से स्ट्राइक कर जाएगा। कई केसेस में मैंने ये देखा है कि उसको टाइम मैंने कुछ दिया है, लेकिन वो लेट आया तो वहां देखा गया कि भाई क्यों आया ये, तो वहां देखते तो फिर जब बनाए कुंडली तो उसका लग्न चंद्रमा उसी उसमें आया गया। एक बार हम राव साहब के बैठे थे, के राव साहब के यहाँ, तो वहाँ एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली 2 है, एक कुंडली कंप्यूटर बनी हुई और एक कुंडली जो है ये केदार जी ने बनाई है। और कंप्यूटर की कुंडली में बिल्कुल लास्ट डिग्री का जो है तुला लग्न है, और केदार जी ने जो बनाई है वो कुंडली जो है वो हमारे वृश्चिक लग्न की है। जी सर। तो उसने कहा केदार जी ने जो बनाई है कुंडली उसमें मेरा वृश्चिक लग्न है, तो दोनों में से मेरा कौन सा लग्न है। तो उसी वक्त हमने प्रश्न लगाया तो उसमें वृश्चिक लग्न आया जी, और बिल्कुल तभी आया। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि आप जो है जब यहाँ के लिए आए हैं, आप रास्ते में कहीं रुके हैं, कहता 3 जगह। तो बोले इसका क्या मतलब हुआ। मैं कहा अगर आप 1 मिनट पहले आते तो तुला लगन था, और आप आए हैं तो वृश्चिक लगन आ गया, तो आपका वृश्चिक लगन है। ऐसे ही एक हमारा ग्रुप लगता भी ऐसा आया था, यूक्रेन वगैरह से एक ग्रुप आया था, 2015 की बात है। आपसे शिक्षा लेने के लिए, आपके पढ़ने के लिए जी। तो वहाँ जो ग्रुप था वहाँ उसमें एक डिस्कशन जब हुआ तो एक लड़की ने सवाल किया कि मेरा जो लग्न है वो आपका मैं जानना चाहती हूँ सिंह है या कन्या है, क्योंकि मेरी इसमें दुविधा है। आप जानते होंगे ये हमारे विनय आदित्य को भी जानते हैं, वो भी उस ग्रुप में थे वहाँ पर, उनके सामने ही घटना होती है।
तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा प्रश्न लगाओ। तो प्रश्न में जो है सिंह लगन आया था और मिथुन का चंद्रमा था। बहुत ही सुंदर। तो मैंने कहा कि आपका तो वो मिथुन लगन, इसका सिंह लगन है, क्योंकि उसका सवाल जो था सिंह और कन्या के बीच में था। तो उसने कहा मैं ये बतला दूं कि सिर्फ यही नहीं कि मैं इसीलिए बतला रहा हूँ कि आपने से बतलाया, तो आपके घर में किसी लेडी ने कोई जो सडन ने उसकी डेथ हुई है, वायलेंट डेथ हुई है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी मदर ने सुसाइड किया था। यद्यपि ये प्रश्न के गूढ़ रहस्य हैं, आपकी अनुमति होगी तो आगे भविष्य में जब आपके साथ हम प्रोग्राम बनाएंगे। उसने कहा था कि ये, तो मैंने कहा ये देख लीजिए, तो आपका सिंह लगन है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि मैं भी जानना चाहती हूँ मेरा लगन क्या है। मैंने कहा इनका अगर सिंह लगन है तो आपका दूसरा आपका मिथुन लगन हो सकता है, क्योंकि मिथुन में चंद्रमा है। अगले दिन वहाँ जो है कोई ये जो आप नाड़ी वाले जो था वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे, उनसे लगवाया गया, तो उस लेडी का जो है हमारा मिथुन लग्न निकला। बहुत ही सुंदर, अद्भुत सर, अद्भुत। सर अभी आपसे जितनी वार्तालाप करी जाए, ऐसा लगता है कि इसका कहाँ से इसका आरंभ हो, कहाँ इसका संपूर्ण हो। ये तो आप ही कहा करते हैं कि हरि अनंत, हरि नाम अनंता। आज की चर्चा को एक उदाहरण के साथ संपूर्ण करेंगे और इसी चर्चा को पुनः जब हमारे दर्शक जिज्ञासु आने वाले समय में जो आपके छात्र बनना चाहेंगे एवं जो छात्र आपके हैं उनके लिए फिर इसमें काफ़ी हम नए प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से सदैव एक व्यक्ति को समझ आता है कि इसके अंदर क्या उन्होंने बताया। क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत ज्योतिषविद भी देखते हैं, तो मैं आपको एक जन्मांग प्रदान कर रहा हूँ, तो आप इसको एक बार देख के और इसका डिस्क्रिप्शंस, इसके विवरण मैं अपने इस चैनल पे भी डाल दूंगा, जिससे कि लोग ये समझें कि आपने इन घटनाओं को कैसे जोड़ा या क्यों इसमें कहा। तो मैं आपको एक जन्मांग प्रदान कर रहा हूँ और फिर उसके बाद फिर हम इस चर्चा को पूर्ण करेंगे। सर मैंने जो आपको जन्मांग प्रदान किया है, आप उसके ऊपर एक नज़र, अपनी एक दृष्टि बना के आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने ये औचक ही दिया है, आपको भी नहीं इसके बारे में ज्ञान था कि आज के साक्षात्कार में, आज के इंटरव्यू में अचानक ही ये प्रदान किया जाएगा। और मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आपके लिए तो ये कोई भी नवीन कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डिस्क्रिप्शन, इसका विवरण तो हम अपने इसमें डाल देंगे। तो आप इसके बारे में बताइए कि आपको इससे क्या प्रतीत होता है, इस जन्मांग से। देखिए इस जन्मांग में हम देखिए कि यहाँ पर केंद्र में 3 केंद्र में ग्रह हैं और तीनों केंद्र जो जिसमें ग्रह हैं उसमें मेलेफिक बैठे हुए हैं जी। लग्न में भी मेलेफिक है, लग्न पर भी मेलेफिक की दृष्टि है जी। तो एक तो ये है कि ये आदमी ये चंद्रमा और मंगल ये इनके लग्न में है, राहु के साथ है, चलित में राहु 12वें चला जाता है और इस लग्न पर जो है इनके शनि की दृष्टि है जो सप्तमेश और अष्टमेश होकर के मार्गेश है। तो चंद्रमा मंगल के साथ होने चाहते हैं, इन आदमी के पास पैसा तो काफी रहा होगा, एक अच्छे धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति की कुंडली होनी चाहिए जी। ये आपने सर चंद्र और मंगल की युति, चंद्र मंगल योग है जी, ये वो देता है और ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। ये शॉर्ट टेम्पर तो इनकी कार्यशैली ऐसी है, मैं बाद में इसमें बता दूंगा आपको। तो इनकी कार्यशैली ऐसी है कि इनको आक्रामक और शॉर्ट टेम्पर्ड होना पड़ता है। तो शॉर्ट टेम्पर्ड है क्योंकि चंद्र मंगल योग होता है, आदमी को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है और जो है घर में कम से कम मदर से उसके नहीं बनती है। और ऐसा आदमी है कि ही मीन्स मनी एंड नॉट द सोर्स ऑफ मनी। और आमतौर से ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा मिला नहीं है कि ऐसे आदमी टोडी सेलर होते हैं, ये होते हैं शराब बेचने वाले होते हैं या
वैश्यावृत्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा, लेकिन ऐसा देखने उस को प्रकार से तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जी, क्रूर कर्मों से पैसा इनको माध्यम जरूर है। मनी नॉट द सर्विस। इनको 1 नंबर या 2 नंबर का नहीं, इनको 20 नंबर का पैसा भी दे दो तो चलेगा जी। इस पर शनि की दृष्टि है, शनि मार्केश होकर के बैठा है, तो इनको कोई चेस्ट कंजेशन जैसा कुछ ये होना चाहिए। और गला, क्योंकि जुपिटर इनको देख रहा है, लग्न को देख रहा है, तो यहाँ पर इनका गला में कुछ खांसी वगैरह, गले में कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम अभी जो पीछे ये जो संक्रमण काल रहा, इनको कोविड से संबंधित और विशेषकर चेस्ट से संबंधित इनको समस्याएं आई थी। अब इनको जो चल रहा है वो चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर है जी। तो चंद्रमा जिनका लग्नेश है, लग्न में बैठा है, राहु जो उसी के साथ बैठा है, 12वें स्थान में बैठा है, तो 12वें स्थान थोड़ा सा, तो ये आदमी जो होना चाहिए वैसा पैसे वाला होना चाहिए और हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि चंद्रमा में राहु और राहु 12 में बैठा है, तो यहाँ पर इनको कुछ नुकसान दिखला रहा है, कुछ ओवर एक्सपेंडिचर दिखला रहा है। अभी वर्तमान समय में बहुत व्यय हुआ है बच्चे की शिक्षा के ऊपर, अत्यधिक एक्सपेंडिचर, अत्यधिक खर्च हुआ है, व्यय बहुत हुआ है, वो दिखला रहा है। दूसरी चीज ये है कि इनके शुक्र शनि का इस वक्त प्रत्यंतर है, तो शनि जो है वो इनके लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, शुक्र और बृहस्पति को देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शनि के अंतर में इनके मिसेज की हालत, मिसेज के लिए भी कोई अच्छा नहीं है, कोई उनको हेल्थ प्रॉब्लम चलनी चाहिए। जीवन साथी को भी वर्तमान समय में पांव से संबंधित गंभीर दर्द की शिकायत या पीड़ा की शिकायत इसमें इस वक्त है। अद्भुत सर, बहुत ही अद्भुत। और ये इनकी डिप्रेसिव टेंडेंसी है। डिप्रेसिव टेंडेंसी सीधे प्रकार से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, दोनों ही डिप्रेशन में। हाँ, लेकिन ये जरूर इसमें है कि जो इनके अंदर निपुणता थी, योग्यता थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जो इनको पद प्राप्ति हो सकती थी, तो वहां तक शायद नहीं मिल पाई। इसीलिए कई बार इनकी बातों से ये प्रतीत होता है कि ये अपने उस रोल पे, अपने उस स्तर पे कई बार ये अपने आप को अवसाद महसूस करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो पाया। सूर्य उच्च का होकर के जो है ये दशम स्थान में बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका पद अच्छा होना चाहिए, इनकी जानकारियां अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि शायद अपने यहाँ पर ये जो इनका प्रोफेशन का जो स्टार्ट हुआ हो शुरू में, कोई इनके फैमिली लाइन का ही कोई काम हो, वैसा शुरू हुआ। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि न्याय व्यवस्था से जुड़ी रही है और ये उसी कार्य को आगे कर, ये इस तरह से इसका ये है। तो सबसे पहले ये होता है कि हम उसको देख लें कि कुंडली को देख करके कि इस वक्त वर्तमान में क्या चल रहा है। अगर वर्तमान की घटनाओं को वो इस पर टैली करता है, तो वहाँ ये है कि हम कह सकते हैं कुंडली ठीक है, तो हम उसको आगे चल सकते हैं। एक पुस्तक में देखा कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ने की कला ही ज्योतिष है। तो ये कुंडली जो हमें ज्ञात करा रही है, उससे अज्ञात की तरफ, भविष्य की तरफ बढ़ने की कला ही ज्योतिष है। इस कुंडली का विवरण, क्योंकि एक गोपनीयता, हमने निजता और गोपनीयता को भंग ना करें, तो इसी कारण से इसके विवरण हम जरूर डाल देंगे कि लेकिन किन की कुंडली है, कौन है, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आपका जो व्याख्यान था, गागर में सागर भरने का काम रहा, थोड़े ही सीमित शब्दों में। यद्यपि हम कक्षा में तो ये देखते हैं कि जब आप उस कुंडली की विवेचना करते हैं तो एक एक भाव, एक एक खंड, संपत्ति से लेके दाम्पत्य तक, दाम्पत्य से लेके पुत्र तक, पुत्र से लेके व्यवसाय तक, और व्यवसाय से लेके उसकी अंतिम इच्छाओं तक आप हर भाव को लेके चलते हैं, और जिससे कि शिष्य भी इस बात को समझ सके जो आपके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि कुंडली की विवेचना कैसे की जाती है। आपको इस कार्यक्रम की संपूर्णता से पहले कोई आपके मन में कोई हमारे इस कार्यक्रम के विषय में अगर आप कोई और विशेष आशीर्वाद अपना प्रदान करना चाहें तो उसको करें। इसी पूरे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला हम पुनः दर्शकों के प्रश्नावली के ऊपर और आगे लेके चलेंगे।
और साथ ही साथ जो नए छात्र आपके साथ आपके सानिध्य में ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिसको व्यवहारिक ज्योतिष आप कहते हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, वो सीखना चाहते हैं तो आपका मेल हम इसके नीचे डाल देंगे आपकी अनुमति अनुसार। और जो लोग आपसे परामर्श भी लेना चाहते हैं वो भी आपसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मेरा अपना निजी अनुभव आपके साथ जीवन में इतना अद्भुत और इतना आशीर्वाद पूर्वक रहा कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। आगे हमारे दर्शकों के ऊपर भी, क्योंकि यद्यपि जहाँ भी आपका नाम सुना, जहाँ भी आपके नाम का उच्चारण संबोधन होता है, तो बहुत ही एक प्रकार से सम्मान पूर्वक स्थिति में ही तो हमने सुना। मैं इस आशीर्वाद से अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद सर। आप 2 शब्द कह के इस चर्चा को पूर्ण विराम कर सकते हैं। देखिए, ये आपका जो प्रयास है, ये प्रयास अच्छा एक प्रयास है। प्रयास इसलिए है कि मेरा मानना है कि हम लोगों को 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो जिन गुरुओं से मैंने ये विद्या सीखी है, उन गुरुओं का ऋण उतारने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस गुरुओं की बताई हुई शिक्षा को पहुंचाया जाए। तो वो गुरु ऋण से मैं ऋण होना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि परमात्मा ने शायद उससे मुझे ऋण कर दिया हो कि काफ़ी लोग जो है वो सीख गए मेरे से। ये उसके अलावा जो ये हमारा एक जो दिवाली जो बनती है, दीपावली जो बनती है, तो उसमें 33 जलाए जाते हैं। 33 दीपक जलाए जाते हैं जी। तो हर दीपक के लिए अलग दिए सलाई जला करके नहीं जलाया जाता। एक दीपक को जला के उसकी ज्योत प्रज्वलित करके बाकी दियों को उस एक दिए से प्रकाशित करा जाता है। एक दीप से समग्र दीपकों को प्रज्वलित कर दिया जाता है। तो मेरा यही है कि गुरुजी ने मुझे जो शिक्षा दी है, मेरे जरिए कितने लोगों को मिलती है, जितने ज़्यादा लोगों को मिले, मैं चाहूँगा कि वो उसके अधिकारी है। ये शिक्षा मेरी नहीं है, उधार की ली हुई है, गुरुजी की दी हुई है। तो इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ देना चाहता हूँ, ताकि ज्योतिष का प्रचार और प्रसार दोनों। सर, यदि आपकी अनुमति हो तो एक मैं बात कह के इस चर्चा को पूर्ण करना चाहूँगा कि आम व्यक्ति ये सोच रहा होता है या ये समझने की प्रयास करता है कि किस देवज्ञ से, किस ज्योतिषाचार्य से, किस ज्योतिषविद से या किस परामर्शदाता से मिले, क्योंकि जन्म कुंडली का 5म भाव परामर्श का भी कहा है, मंत्र का और मंत्रणा का भी कहा गया है। मेरा अपना ऐसा निजी अनुभव रहा है कि जिसका 5म भाव बली होगा वो व्यक्ति एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। आम व्यक्ति के लिए 5म भाव क्या है और वो उसे कैसे देखे, कैसे पहचाने। ज्योतिष के जानकारों के जिज्ञासुओं के लिए तो 5म भाव को पहचानना, जानना बहुत सरल है, किंतु एक आम जनमानस कैसे समझे कि 5म भाव क्या है। 5म भाव उदर है, जिसके कारण से पेट में पाचन क्रिया होती है। 5म भाव संतान है, जो व्यक्ति के पुत्र पुत्राधिकम है। 5म भाव व्यक्ति की खुद की स्वयं की शिक्षा भी है। आपके बारे में, आपके प्रशंसा में मैं 2 शब्द कहूंगा। अभी आप आचार्य श्री को देख रहे हैं, जैसा आज से 10-15 वर्ष पूर्व भी हमने इन्हें देखा, ये आज भी वैसे ही सुदृढ़ और एक ही समान शरीर अवस्था इनकी रही है। अर्थात इनकी जठराग्नि, इनका 5म भाव अपने आप में पूर्णतः जागृत है और भोजन की पाचन कला इनके पास है। दूसरी बात, पुत्र पौत्रादिकम, हम इनके शिष्य पुत्र हैं, जो इतने नित नए जुड़ते चले जा रहे हैं। और वो आप जानते ही हैं कि शिष्य पुत्र भी पुत्र होते हैं। मूलतः
आचार्य श्री के स्वयं के पुत्र बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। पुत्राधिकम अर्थात बच्चे और होने वाले बच्चे। आचार्य श्री के परिवार में 2 बच्चे परपुत्र या पोत्र या पोत्रियां दोनों ही चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं। एक दंत विशेषज्ञ रोग से संबंधित अपनी शिक्षाएं पूर्ण कर रहे हैं और दूसरी पोत्री भी एक भोजन अर्थात डाइटिशियन के रूप में अपने आप को चिकित्सा संसार से जोड़ के चल रहे हैं। परामर्श के बारे में तो कोई इनके बारे में क्या कहा जाए, आप सब लोग इनको देखते हैं। तो मेरा अपना यह मानना है कि आप भी जब भी किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें तो कम से भी कम आपको इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हम जिनसे संपर्क कर रहे हैं, एक ही आम व्यक्ति के लिए कह रहा हूं मैं, कि वो स्वयं में किस प्रकार से आपको भविष्य के बारे में परामर्श दे सकता है। आज की चर्चा को यहीं संपूर्ण करते हुए मैं आचार्य श्री से आशीर्वाद एवं इस चर्चा को पूर्ण करता हूं और इस चर्चा के साथ ही अगले खंड में जो आप लोग मेरे सुझावों के ऊपर अपने सुझाव देंगे कि इस बात खंड में ये भी बना लिया जाए, तो मैं आचार्य श्री के साथ साझा करूंगा। आपका पुनः प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सर। बहुत ही आनंददायक चर्चा है और ईश्वर ने चाहा तो अगले खंड में और कुछ नई चीजें आएंगी। आपका मेल एड्रेस मैं फिर दोबारा से पुनः इसमें डाल दूंगा। यद्यपि पिछली बार वो जो मेल एड्रेस था वो आपके पारिवारिक वो था, तो मैं लोगों से कहूंगा कि उस पर ना करके सीधा आचार्य के मेल एड्रेस पे अपना प्रश्न या अपने बारे में संपर्क के सूत्र उसके माध्यम से कर सकते हैं। उनकी सहजता के अनुसार, उनकी सुलभता और उनके स्वास्थ्य के अनुसार, जैसा उनका पूरा दिन व्यस्त रहता है अध्ययन में, पठन में, पाठन में, उसी अनुसार आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः प्रणाम, धन्यवाद सर। धन्यवाद।